ये ट्रेड मैंने ली थी 17 अप्रैल 2025 को। चलिए क्या क्या था इसमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आज ये अपनी तीसरी क्लास है। 17 को ली थी। जितनी चीज़ें मैं एनी मिस्टेक, यस मैंने लिखा है इसमें, मैंने मिस्टेक की है। सेटअप ऑफ कोर्स इनवैलिड था। आज मुझे पता है इनवैलिड था, हो सकता है तब मुझे पता हो या ना हो इनवैलिड था कि नहीं था। मैं रेगुलर अपने जर्नल को देखता रहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग लिया था, चार्ट यहाँ पर है, अभी 2 मिनट में देखेंगे। प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ था। सेटअप रैंडम था। एसएल थ्योरी मेरे पास थी। एसएल थ्योरी से मतलब है कि पहले मैं लगभग 1.5% का एसएल लिया करता था। फिर मैंने अपनी पास्ट ट्रेड को एनालाइज करके पाया कि 0.80% का एसएल भी तेरा काम कर जाता है ज़्यादातर केसेस में। इससे लगभग 50% मेरा एसएल बच जाता है। तब से मैं 0.8% का एसएल यूज़ करने लग गया हूँ, और अगर वो काम करता है तो मैं लिखता हूँ पास, और अगर वो काम नहीं करता तो मैं लिखता हूँ उस पर फेल। ठीक है, इंस्टेंट एसएल का मतलब है कि मैंने ट्रेड लिया और लेते ही वो मेरे फेवर में ना जाकर मेरे अगेंस्ट गया और एसएल हिट करके मुझे बाहर फेंक दिया। कंटिन्यू फॉल टिल एसएल का मतलब है कि जब एक बार वो नीचे गिरने लगा तो ऊपर गया ही नहीं और गिरता ही रहा। तो ये भी इस शेयर में ऐसा नहीं हुआ। इस शेयर में मैंने -7948 7,948 गवाए। सो सैड। ये बाकी चीज़ें मैं ऐड करता था। 3 ग्रीन कैंडल अगर एक साथ दिख जाएं तो अपने को नहीं लेने का है। फर्स्ट से मुझे पता नहीं क्या था। एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, ठीक है। और लास्ट में देख लेते हैं क्या है अपने में। हाँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि एंट्री मेरे अकॉर्डिंग गुड हुई या बैड हुई, एग्जिट गुड हुई या बैड हुई, सेटअप ए प्लस था या नहीं था, मैंने जूम आउट करके देखा या नहीं देखा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जूम आउट करके देखना। 1:1 रिवॉर्ड मुझे मिला कि नहीं मिला। पहले मैं सेक्टर भी लिखा करता था, कौन से सेक्टर में था, इसमें मैंने नहीं लिखा। उसके बाद था कि अगर मेरा एसएल हिट हो गया उसके बाद मेरा शेयर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये भी मैं नोट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और नोट करता हूँ, निफ्टी से सिंक है या नहीं। ठीक है, निफ्टी ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रहा है, या निफ्टी के साथ चल रहा है, ये पता होना चाहिए। सेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं कर रहा, रिपीट शेयर है या नहीं है। रिपीट शेयर से मतलब कि मैं पहले इसको ले चुका हूँ या पहली बार ट्रेड कर रहा हूँ। मैं लेते टाइम इसको कॉन्फिडेंट हो या नहीं हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट में तभी होता हूँ जब ए प्लस सेटअप होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता था हूँ कि नहीं हूँ, कौन से टाइप का सेटअप है, यूनिक है या क्या है। पीएच रिस्पेक्टेड यानी प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, नीचे ट्रेड वाला मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता था। कई सारे कॉलम अभी ब्लैंक हैं क्योंकि मैं ये शुरू से नहीं लिखता था, धीरे धीरे ऐड करता गया। ठीक है, एक बार चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये चार्ट था, मैंने ट्रेड इसका यहाँ पर लिया था। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये लेने के बाद ऊपर तो गया नहीं, कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ कहीं इसने मेरा एसएल हिट किया होगा। चलिए अब डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं अपने। ठीक है, एनबीसीसी का 17 अप्रैल का चार्ट मैंने खोल रखा है, और अपने चलते हैं वर्ड में जहाँ पे मैंने चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले एंट्री और एग्जिट बना लेते हैं। 99.412 पे मैंने एंट्री करी। मैं एक लाइन लूँगा और 99.412, 412 मीन्स 41। यहाँ पे मैंने एंट्री ली और टाइम क्या था, 10:43:22 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10:43:22। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 10:43:22 मुझे चाहिए होगी 10:40 वाली कैंडल, 10:40, यस। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10:40 ये। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने शेयर लिया था 10:43। ये 10:40 वाली कैंडल है, 10:40 से लेके 10:44.59 तक चलती है ये। उससे पहले का है तो इसी में आएगा, तो मैंने यहाँ पर ये लिया होगा। मेरे लेने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट 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 करता करता इसने मेरा एसोलेट कर दिया। चलिए देख लेते हैं मेरा एग्जिट कहाँ पर हुआ। ठीक है, मेरा एग्जिट हुआ 98.10 पे, 98.10, यस।
इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर की, और मेरी टाइमिंग थी 15:06। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव करता हूँ यूँ करके, और मैं ढूंढता हूँ 15:06। 15 15:05 के बाद शुरू होगी, तो ये था 15:06। यहाँ पर इसने मेरा कैसल एसल काटा एक हैमर कैंडल के साथ। ठीक है, नीचे तक गया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब मेरा एसएल तो हिट तय था। अभी था कितने परसेंट का ये भी अपने देख लेते हैं। यहाँ से मैंने काउंट करा यहाँ तक, हाँ 1.29% का एसएल था। तो पहले मैं इतना एसएल लिया करता था, अभी मैं 0.8 पे आ गया हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आज के अकॉर्डिंग ये शेयर मेरी पर्सनैलिटी पे फिट होता है या नहीं होता। मतलब आज मुझे ये सेटअप दिखता तो मैं लेता कि नहीं लेता। तो सबसे पहले ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल का परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज आपको दिखेगा यहाँ पर नज़र रखना है ना। जब मैं कैंडल 0.42% सही है, बुरी नहीं है। +63 ये भी सही है, और +129 ये भी सही है। टेक्निकली क्या होता कि अगर मेरा शेयर इसको ब्रेक करता तभी मुझे लेना चाहिए था, अदरवाइज मुझे नहीं लेना चाहिए था। बट उस वक्त मैं जानता नहीं था, इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन आप अभी से जान लो, उसका ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। ये कोई सेटअप नहीं है, फर्जी सेटअप था। अब मैं पॉइंट्स दिखाता हूँ, मैंने पॉइंट्स क्या क्या लिखे होंगे वहां पे। देखिए, बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। शेयर में एंट्री लेते टाइम ये चेक नहीं किया कि 5 मिनट और 1 मिनट पर चार्ट कैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि 5 मिनट में तो मेरा चार्ट ऐसा दिख रहा है, बट 1 मिनट में कैसा दिख रहा होगा। मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट में चेंज करने की। मैंने 1 मिनट किया और यहाँ से गया 17। एक्चुअली 1 मिनट का चार्ट अवेलेबल नहीं है, 21 जुलाई तक ही अवेलेबल है। अपने उससे पूछे चलेगा, इससे पीछे का चार्ट अपने को नहीं दिखा। तो 1 मिनट की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ से गया और 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का चार्ट किया, यहाँ से मैं कर देता हूँ 17 अप्रैल। और अब देखते हैं, अप्रैल में भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 3 मिनट का कर देता हूँ, और यहाँ से वापस कर देता हूँ 17 अप्रैल। अब आ जाना चाहिए। 3 मिनट का चार्ट अवेलेबल है 17 मिनट का। तो देखिए 3 मिनट के चार्ट में भी अगर मैंने ये यहाँ पे लिया 10:43, तो है ये है 10:39, 41, 42, ये वाली कैंडल पे मैंने लिया होगा इसको, बट मुझे लेना चाहिए था इसके क्रॉस। ठीक है, तो मेरे इस पॉइंट का मतलब है कि चार्ट लेते टाइम मैंने ये नहीं देखा 1 मिनट पे चार्ट कैसा दिख रहा है, जो कि देखना बहुत जरूरी था उस वक्त पे। आज भी देखना बहुत जरूरी है, उस वक्त पे तो जरूरी था, आज भी देखना बहुत जरूरी। 5 मिनट में कैसा दिख रहा है, 1 मिनट में कैसा दिख रहा है, तो मैं आइडिया लग जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या, अगर उसे दोनों टाइम फ्रेम पर चेक किया होता तो एंट्री कभी नहीं लेता। देखिए, मैं खुद अपने आप से बोल रहा हूँ, अगर मैंने इसको दोनों टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया होता तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता था कि ये सेटअप मेरे काम का नहीं है। ये शेयर शार्प फॉल कैटेगरी में आता था, क्योंकि लास्ट कैंडल की अपर विक बनी थी। ठीक है, तो शार्प फॉल कैटेगरी मैंने खुद नाम दिया है। आखिर बोलते किसको है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। वापस से मैंने 5 मिनट का किया, मैं मोस्टली 5 मिनट का ही यूज करता हूँ। शार्प फॉल कैटेगरी में बोलता हूँ अगर कोई शेयर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, कोई लास्ट ग्रीन कैंडल में इसने अच्छी खासी विक बनाई, जैसे कि ये इसने विक बनाई है, और ये विक बनाने के बाद एक और बियरिश कैंडल बन गई, तो मैं इसको बोलता हूँ शार्प फॉल कैटेगरी। ये बोलने का मतलब है मेरा कि इस कैटेगरी में कभी भी ये कंसोलिडेशन वाला सेटअप तो चल ही नहीं सकता। यानी वो जिसे बोलते हैं ना, यूं करके ऐसी ट्रेंड लाइन बना के इसको क्रॉस करेगा तो ले लेगा। तो मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन से ये पाना है कि अगर इस तरीके का फॉल आया है, बुलिश ग्रीन कैंडल, उसके बाद विग, उसके बाद एक बिरिश कैंडल, उस कंडीशन में ये कंसोलिडेशन में लेने वाला, यानी कि ये देखो, सॉरी, ये मैंने ट्रेंड लाइन ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ग्रीन कैंडल ऐसी विग वाली बनी है, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी है, उस कंडीशन में ये वाला सेटअप कभी नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखना, ये मैंने अपना ऑब्जर्व किया था।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। इस शेयर को डाउन जाना था लेकिन बुलिश मार्केट की वजह से कंसोलिडेशन में फंस गया। इन दो कैंडल की वजह से इस शेयर को डाउन जाना था, इसका ये नेचर था कि डाउन जाता, लेकिन इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था। अब जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा 17 अप्रैल का मार्केट। चेक कर लेते हैं, चलो निफ्टी। अपने 17 अप्रैल पे जाके चेक करते हैं कि आगे निफ्टी क्या कर रही थी उस दिन। तो देखिए कितनी बुलिश निफ्टी थी। तो टेक्निकली उस शेयर को नीचे जाना था, लेकिन निफ्टी की बुलिशनेस की वजह से वो नीचे नहीं जा पा रहा था, कंसोलिडेशन में फंसता रहा। लास्ट में तो वो चला ही गया नीचे मेरा एसएल एसएल हिट करके। चलिए अपन इसको बदल देते हैं, अपने शेयर पे आ जाते हैं। एनबीसीसी इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस शेयर को डाउन जाना था लेकिन बुलिश मार्केट की वजह से कंसोलिडेशन फंस गया। ऑलवेज चेक प्राइस एक्शन। देखिए मैं सीख रहा था, कई बार मैं अपने सेटअप ढूंढने के चक्कर में प्राइस एक्शन को नहीं देखता था कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे फोकस सिर्फ मेरी उस कैंडल पे रहता था, बस ये बन जाए मैं ले लूँ। लेकिन हमको आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है, तब जाके कुछ अपना बायस बनना चाहिए। ओनली हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट लेना था इसमें, क्योंकि लास्ट की दोनों कैंडल्स में विक्स 20% से ज़्यादा थी। ये बात हो रही है ये इन दो कैंडल्स की। तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट लेना था, क्योंकि ये दोनों कैंडल विक्स वाले थे, इस वजह से। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। बताना कैसा रहा आज का वीडियो। चलो।